लेकिन मेन बात वो जो कोई नहीं समझाता, स्पेशल बात वो कि आपका सीबीएसई आखिरकार इस चैप्टर से मेन चीज उठाता कौन सा है। और गारंटी मैं दे रही हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर दी तो ये चैप्टर आपको बार बार बुक से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के जो वर्ल्ड वाली बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसके नोट्स मैंने आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा दिए थे। आज इस चैप्टर की मेन थीम क्या है वो आप लोगों को अभी समझाने के लिए मैं भी रेडी हूँ, आप लोग भी रेडी रहिएगा। देखिए बेटा, हम लोगों की बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल। ठीक है, जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यही है कि हम लोग समझें कि मानव भूगोल आखिरकार है क्या। मानव भूगोल की जब हम परिभाषा देंगे तो इसमें हमने परिभाषा रेड जेल की करवाई है। ठीक है, रेड जेल का कहना है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच, मानव समाज और धरातल इनके बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं बेटा, मानव समाज और धरातल, मानव समाज और धरातल इन दोनों के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, शायद समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट आपके चैप्टर में होगा भाई सेकंड पॉइंट है कि इसमें पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को मानवीय रूप की संज्ञा दी गई, यानी मानव के रूप में पृथ्वी को एक्सप्लेन किया हुआ है मानव भूगोल में। जैसे कि पृथ्वी पे तूफान आते हैं, तूफान को ये आंख बोलता है, यानी यहाँ पर आप लोगों को सारी प्रकृति में जो आप लोगों चीजें नजर आती हैं या जो प्राकृतिक चीजें हमारी पृथ्वी पर हैं वो दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों के मानव के शरीर के विभिन्न अंगों को इससे जोड़कर पृथ्वी का अध्ययन करवाएंगे। जैसे तूफान को इसने कहा आंख, भाई पृथ्वी पर तूफान आते हैं, उसको कहा मानव की आंख है। जो नदियां हैं पृथ्वी पर उसको कहता है कि ये मुख की तरह हैं। हिम नदी, हिम यानी बर्फ, नदी यानी उस हिम से निकलने बनने वाली नदी, इसको प्रोथ यानी कि नासिका, नासिका मीन्स नाक कहते हैं। मृदा को, मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी को परिच्छेदिका बोलते हैं, जो आप लोगों की स्किन के ऊपर ये छेद होते हैं, इसको बोलता है ये परिच्छेदिका। हमारे यहाँ पर गांव और नगर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में हम लोगों के जब ये सब मिल जाते हैं तो एक देश का निर्माण करते हैं। सभी देश मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप का अस्तित्व बनाते हैं। तो जो गांव, नगर, राज्य, देश जो भी हैं उन सबको जीवों के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों, सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों, ये क्या काम करते हैं? ये हमको एक जगह से दूसरी जगह के साथ जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों को पूरा पृथ्वी का मैप आपके पूरी, चलो थोड़ा ले लेते हैं, भारत का मैप दिखाऊं। भारत के मैप में अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी तो आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप लोग देखोगे बहुत सारे NH जाते हैं आप लोगों के, स्वर्णिम चतुर्भुज है आप लोगों का, या फिर जगह जगह पर पतन है आप लोगों के। हर जगह हर एक तरीके का, जैसे वायु, जल, आप लोगों का सड़क, इस सारी तरह का जो परिवहन है वो क्या करता है, पूरे भारत में एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करता है हमारे शरीर में। उसी को ये कहता है परिसंचरण की धमनियों के रूप में। परिसंचरण यानी कि संचार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का संचार करते हैं धमनियों के रूप में। यानी कि सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग आप लोगों की पृथ्वी पर धमनियों के रूप में काम करते हैं। और धमनियों के रूप में काम कर रहा मीन्स आप लोगों के शरीर में, पूरे शरीर में आपके यहाँ रक्त जब हृदय से निकलता है तो वो पैरों तक, हाथों तक, सिर तक, आपके शरीर के एक एक अंग में परिसंचरण करता है। ठीक है, तो उसी को लेकर आपके सड़क, रेल मार्ग और जल मार्गों को
परिसंचरण की धमनियों के रूप में इसने चित्रित कर दिया है। यानी हम लोगों ने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक परिभाषा पढ़ी रेटजेल की परिभाषा में पढ़ा था कि मानव समाज और धरातल के संबंधों के बीच के संश्लेषित अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने पृथ्वी को मानवीय रूप में चित्रित किया, जिसमें हम लोगों ने इन 6 तरीकों को मानव के रूप में ढाल दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल की प्रकृति हम 2 तरह की पढ़ेंगे। इन 2 में एक तो मानव का प्राकृतिकरण होगा, एक प्रकृति का मानवीकरण होगा। मानव का प्राकृतिकरण, इन शब्दों का मीनिंग समझो पहले। मानव का प्राकृतिकरण यानी कि मानव पूरी तरह प्रकृति में ढल गया। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण यानी मानव प्रकृति में ढल गया। ठीक है, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण यानी अब हमारी प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं की छाप साफ नजर आएगी। यानी यहां पर मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, जैसे कि हमारे आदिवासी लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा जिसमें प्रकृति का मानवीकरण होगा, इसमें जो मानव होगा वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, इसमें जैसे कि बेटा आप लोगों का मानव का प्राकृतिकरण में हम लोग आदिवासियों का सबसे बेस्ट इसका उदाहरण है आदिवासी। आदिवासी लोग क्या हैं? जंगलों में रहते हैं, प्रकृति से मिली हुई चीजें खाते हैं, पीते हैं, यहाँ तक कि वो जंगलों में आत्मा का वास समझते हैं। नदियों में, पर्वतों पर, हर चीज में वो एक आत्मा का वास मानते हैं और उसी प्रकृति के अनुसार अपने आप को खुद ढाल लेते हैं। और उससे प्रकृति से डर लगता है कि कभी वो कुछ ऐसा ना कर दे जो प्रकृति उनसे नाराज हो जाए और उनका विनाश कर दे। ठीक है, यानी पूरे तरीके से वो प्रकृति के अनुसार ढले हुए हैं। वो होता है आपका मानव का प्राकृतिकरण। इसी को हम लोग निश्चयवाद की संज्ञा भी देते हैं, निश्चयवाद। ठीक है, जिसमें मानव पूरी तरीके से प्रकृति का दास होता है। ठीक है, आपकी बुक में एक बैंदा की स्टोरी भी दे रखी है, जो कि आपका अबूझमाड़ जंगलों में रहता है, मध्य प्रदेश में है ये। और वो पूरी तरीके से जब नदियों से पानी लेता है तो नदी का थैंक यू करता है, वो लकड़ी काटता है तो प्रकृति का थैंक यू करता है। हर जगह वो डरता है कभी प्रकृति का, वो प्रकृति के साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि प्रकृति बाद में उससे वो चीजें वसूल ले। ठीक है, दूसरा होगा भाई तुम्हारा प्रकृति का मानवीकरण, यानी यहाँ पर मानव प्रकृति को पूरी तरीके से अपने हिसाब से ढालता है। जैसे आज का आपका आधुनिक समय है, यहाँ पर हम लोग हर चीज को अपने अकॉर्डिंग ढालने लग रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। मीन्स हम अपनी सुविधाओं के अनुसार प्रकृति को अपने तरीके से लेकर चल रहे हैं। कैसे? बहुत तेज बहाव है नदियों का। ठीक है, नदियों के ऊपर इतने बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है जिस पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वहां पर आज हम सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। ठीक है, किसी ने नहीं समझा था कि कभी कोई ऐसा भी परिवहन आएगा जो हवा में विचरण करेगा। अब वो जो आप लोगों का हवा में विचरण करने वाला भाई तुम्हारा वायुयान है। यानी हम लोगों ने ध्वनि, हम लोगों ने आपकी हवा की गति, घर्षण, इन सब के बारे में सोचा, समझा, जाना, प्रकृति के सारे नियमों के बारे में पता लगाया। तब हमने एक इस तरह के वायुयान का निर्माण किया जो इन सब के साथ एग्री करता हुआ इनके साथ उड़कर आगे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए प्रॉपर तरीके से अपने आप को डाल सकता, अपने आप को वैसा बना सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हमने अपने हिसाब से प्रकृति को इस्तेमाल करते हुए एसी बना दिए हैं। आप लोगों के बाहर, कमरे से बाहर निकाल के देखो एक बार, कितनी गर्मी होती है, लेकिन कमरे के अंदर रहोगे तो आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा। क्यों? क्योंकि आपके घर में एसी लगा हुआ है। अब जो घर में एसी लगा हुआ है वो प्रकृति को ही तो हमने अपने तरीके से मोड़ लिया, अपनी सुविधाओं के लिए वो एसी बनाया जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया। या फिर यहाँ पर एक कैरी नाम की एक महिला की भी स्टोरी है लंदन की, जो कह रही है 58 वर्षीय महिला है, लेकिन अगर उसके फिजिक्स को देखा जाए
तो वो केवल 38 साल की महिलाओं के जैसी लगती है। इतने ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में वो रहती है जहां पर खूब बर्फबारी होती है। उसके बावजूद भी वो लेडी डेली 8 बजे घर से निकलती है, अपनी कार से निकलती है। कार में आगे मोटी मोटी पावरफुल उसकी लाइटें लगी हुई हैं। विशेष किस्म के उसके जो कार है उसके टायर्स हैं जो आसानी से उसे बर्फ पर चलने का काम करते हैं। वो वायुयान पकड़ के अपने कार्यस्थल तक पहुंचती है। कार्यस्थल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि ऊपर से वो सारा कांच का बना हुआ है। अब जो वो ऊपर कांच का बना हुआ है तो भाई जितना टेम्परेचर, जितना भी सूरज निकलेगा उसकी गर्मी को वो सोखने का काम कर लेगा। और अंदर का टेम्परेचर उन्होंने 23 डिग्री अपना पहले से ही सेट कर रखा ताकि वहां आसानी से काम हो सके। ठीक है, यहाँ तक कि जो कैरी है जिस ऑफिस में काम करने के लिए पहुंचते वहां टेबल पे जो उसके लिए फल फ्रूट रखे हुए हैं, वो फल फ्रूट भी उसके वो हैं जो उसके इलाके में नहीं मिलते, जो गर्मी वाले इलाकों में मिलते हैं, लेकिन वायुयान के माध्यम से वो हर बार यहाँ तक पहुंचाए जा रहे हैं और कैरी उसको खाकर अपनी सेहत बनाने का काम भी करती है। ये इसमें स्टोरी दे रखी है बेटा कैरी की, आप लोग एक बार बुक्स में देखना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं संभववाद। ठीक है, इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच की एक और विचारधारा है जिसे कहते हैं नवनिश्चयवाद। ठीक है, ये आप लोगों का ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर, इस व्यक्ति ने इस तीसरे तरह की विचारधारा को जन्म दिया। तीसरे तरह की विचारधारा को जन्म दिया नवनिश्चयवाद, यानी बीच का रास्ता। हम लोग प्रकृति, ना तो हम पूरी तरीके से निश्चयवाद को लेके चले, ना पूरी तरीके से संभववाद को लेके चले, यानी कि ना तो हम पूरी तरह प्रकृति के अनुसार चले, ना पूरी तरीके से हम प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले, बल्कि एक तीसरा यानी बीच का रास्ता निकालेंगे नवनिश्चयवाद के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम लोग प्रकृति का इस्तेमाल करेंगे लेकिन एक सीमा तक। हम लोग और भी काम ऐसे करेंगे जैसे हम प्रकृति का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी हम एक सीमा तक ही कर पाएंगे, उसी को कहेंगे नवनिश्चयवाद। यानी इसमें पूरी तरह प्रकृति का दास है व्यक्ति, निष्क्रिय है, वो खुद से कुछ नहीं करता, जो कर रहा है वो पृथ्वी कर रही है, जो कुछ कर रहा है वो प्रकृति कर रही है। संभववाद, यहाँ पर आपकी प्रकृति कुछ नहीं कर रही, सब कुछ व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रास्ता है नवनिश्चयवाद, जिसमें प्रकृति का इस्तेमाल भी हो रहा है, व्यक्ति आपका बिल्कुल निष्क्रिय भी नहीं है, वो काम भी कर रहा है, प्रकृति भी है, व्यक्ति भी काम कर रहा है, यानी प्रकृति भी है, उसके नियम भी हैं और व्यक्ति भी काम कर रहा है। इन दोनों को मिक्स करके एक बीच का रास्ता निकालेंगे, यानी प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और मानव कुछ ऐसी क्रियाएं भी करेगा जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सके। ठीक है, ये ग्रिफिथ टेलर नाम के भूगोलवेता ने इस विचारधारा को दिया था। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक होता है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। क्षेत्र और उपक्षेत्र आप लोगों के 11th में भी पढ़ाए गए हैं। जो क्षेत्र हैं वो तो ये है सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल, 6 हैं। लेकिन इनके भी कुछ आप लोगों के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम इतने सारों को याद कैसे करेंगे। याद कुछ नहीं करना बेटा, एक लिंक बना लो, एक के बाद एक याद करने का तरीका मैं निकाल के देती हूँ। देखो, सामाजिक भूगोल है, यानी पूरी तरीके से समाज, दिमाग में आ जाओ कि हम लोग समाज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समाज में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले समाज में हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, यानी व्यवहारवादी भूगोल हो गया है। इसी समाज में हम सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो हमारा सामाजिक कल्याण का भूगोल हो गया। इसी समाज में, समाज के साथ हम तभी जुड़ते हैं जब हमें अवकाश मिलता है, यानी कि हम लोग टाइम निकालते हैं उस समाज के साथ रहने के लिए, उनके साथ रिलेशन और संबंध बनाने के लिए। इसके बाद समाज में ही हम अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा करते हैं, इसलिए ये सांस्कृतिक भूगोल
इसी सामाजिक भूगोल में ही हम लोग लिंग के बारे में भी बात करते हैं। लड़का है, लड़की है, लड़का इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लड़की को इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना जाता है, सब हम समाज में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये तुम्हारा लिंग भूगोल है। ठीक है भाई, सामाजिक भूगोल है तो ऐतिहासिक है। भाई आप लोगों ने सुना भी होगा, भाई हमारे जमाने में ये होता था, हमारे दादा परदादा के जमाने में ये होता था, भाई आपके जमाने में ये हो रहा है। ठीक है, यानी ऐतिहासिक भूगोल, हम अपने उस इतिहास से जब कुछ सीख के अपने समाज को अच्छा बनाते हैं। इसके बाद चिकित्सा भूगोल है। भाई आपका समाज है तो समाज के अंदर हमें आपको सबको रहना है, स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें जरूरी है चिकित्सा भूगोल का अध्ययन करना। यानी सामाजिक भूगोल में जो 7 पॉइंट तुम्हें दे रखे किसी ना किसी तरीके से वो आप लोगों के समाज के साथ जुड़े हुए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है राजनीतिक भूगोल। अब देखो भाई, राजनीतिक शब्द का आपके पास शायद दिमाग में एकदम से आ गया जिसमें पॉलिटिक्स हो, जिसमें पॉलिटिक्स है यानी कि निर्वाचन भूगोल है। निर्वाचन यानी जिसमें चुनाव संबंधी बातें हैं। ठीक है, या फिर सैन्य भूगोल, भाई आपकी राजनीतिक व्यवस्था ही है जो सेना का इस्तेमाल करती है, सेना को एक देश के लिए काम करवाती है। अब कोरोना में खूब चिक्के आपकी राजनीतिक भूगोल का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी सेना पल पल हर कोरोना मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए रेडी है। ठीक है, और चाहे वो मरीज हो चाहे भाई पूरे देश के नागरिक हो, सभी के साथ मिलकर इसको तो काम करना है। ठीक है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार सैन्य भूगोल की होती है। आगे भाई तुम्हारा आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ भूगोल। अब बड़े शांति से प्यार मोहब्बत से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। आर्थिक यानी कि जिससे हम कुछ पैसा अर्न कर सके, कमा सके। ठीक है, यानी कि जिसमें हम पैसा कमा सके वो आपका आर्थिक भूगोल होगा। जैसे कि फर्स्ट संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल, संसाधन होंगे तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कृषि करेंगे तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। उद्योग, ये सब आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। विपणन शब्द का मीनिंग होता है बेटा मंडियां, जहां पर आप लोगों के सामान बेचे जाते हैं। ठीक है, पर्यटन भूगोल, आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो आप वहां पर पर्यटक स्थल पर जाते हो पर्यटन बनकर। ठीक है, आप पर्यटन बन के जाते हो, उस इलाके की अर्थव्यवस्था में आप सहयोग करते हो। क्यों? क्योंकि वहां जाकर आप पैसा खर्च करते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, भाई किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा मेन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जो भी देश जितना एक्टिव होता है उतना ही वो अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो पाता है। ये 3 तो भाई मानव भूगोल के उपक्षेत्र वो थे, ये क्षेत्र थे, इनके ये उपक्षेत्र हैं। लेकिन ये 3 ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके कोई उपक्षेत्र नहीं है। इनको सिंपल आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया, जिसमें नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है और आवास भूगोल है। मेरे हिसाब से तीनों के मीनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे नगरीय भूगोल यानी कि पर्टिकुलर नगरों का भूगोल, विभिन्न नगरों का आपसी भूगोल, जो कि चैप्टर नंबर 3 में मैं आप लोगों को एक बार फिर समझाऊंगी। जनसंख्या भूगोल, भाई जनसंख्या छोटा होना, बड़ा होना, कितने पुरुष होना, कितनी महिलाएं होना, कितने साक्षर होना, कितने निरक्षर होना, ये सब आप लोगों के जनसंख्या भूगोल में पढ़ा जाता है। आवास भूगोल आप लोगों को भी मालूम है कि व्यक्ति एक तरह के नहीं, बहुत सारे ऐसे आवासों के स्ट्रक्चर हैं जहां पर वो रहता है। किस पृथ्वी के किस क्षेत्र में या किस स्ट्रक्चर पर, जैसे पर्वतों पर, पठारों पर, मैदानी इलाकों पर, या फिर जहां पर ज्यादा समय समय पर बाढ़ आ जाती है उन इलाकों में, इन सब जगहों पर किस तरह के आवासों का निर्माण किया जाता है। तो यह आवास भूगोल आपका आपके घरों से रिलेटेड, केवल आपके नहीं बेटा, पृथ्वी के हर अवसंरचना में बनने वाले आवासों की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेटा फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल है। जो आप लोगों को ये चीजें बताई गई हैं, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, याद करना है, समझ के याद करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर हर एक चीज को आगे बढ़ाते हैं, आपको अच्छे से आगे लेके जाना है बेटा। पूरा चैप्टर करने के बाद, क्योंकि ये तो मुझे भी मालूम है कि समझाने का काम तो कोई कर देता है,
अब समझाने का काम भी हम लोगों ने कर दिया है, समझाने का काम कोई और भी कर देगा, समझाने का काम यूट्यूब के किसी और आप वहां से उठाओगे इस वीडियो को और वहां से भी समझ लोगे। लेकिन मेन बात वो जो कोई नहीं समझाता, स्पेशल बात वो कि आपका सीबीएसई आखिरकार इस चैप्टर से मेन चीज उठाता कौन सा है, यानी कौन कौन से वो टॉपिक है जहां से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से मानव भूगोल की प्रकृति से बनते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है निश्चयवाद नव निश्चयवाद में, या निश्चयवाद संभववाद और नव निश्चयवाद तीनों के बारे में अलग अलग से पूछने का काम कर देता है कि भाई निश्चयवाद और संभववाद, निश्चयवाद संभववाद से अलग कैसे है, या संभववाद नव निश्चयवाद से अलग कैसे है, या निश्चयवाद और नव निश्चयवाद में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से देखना। मानव का प्राकृतिकरण, या फिर मैं इस टॉपिक को छोड़कर सीधा निश्चयवाद संभववाद और नव निश्चयवाद लेके आती हूँ, क्योंकि मेनली एग्जामिनर के वर्ड्स यही होते हैं। निश्चयवाद जिसमें व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय होता है, वो कुछ नहीं करता, सारा का सारा काम आपकी प्रकृति करती है। ठीक है, वो प्रकृति करेगी, ये प्रकृति के भरोसे रहता है। ठीक है, लेकिन संभववाद में बिल्कुल इसका उलट हो जाता है, व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहता, व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, वो अपनी मर्जी से प्रकृति का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वो अपने फायदे के लिए प्रकृति का इस्तेमाल शुरू कर देता है। लेकिन नवनिश्चयवाद जिसे कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया, उसका कहना है कि जो हमारा मानव भूगोल है वो ना तो निश्चयवाद के आधार पर चलता है ना संभववाद के आधार पर चलता है, बल्कि इन दोनों के बीच वाले रास्ते से चलता है। बीच वाला रास्ता यानी नव निश्चयवाद, यानी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं है, व्यक्ति काम कर रहा है, प्रकृति में काम कर रहा है, प्रकृति भी उसको आउटपुट देने का काम कर रही है, लेकिन व्यक्ति उस प्रकृति को सिर्फ इतना इस्तेमाल कर रहा है कि प्रकृति का नुकसान नहीं हो रहा है, या फिर वो इस ढंग से इस तरीके से आपकी प्रकृति के अनुसार चल रहा है कि प्रकृति को नुकसान भी नहीं हो रहा और मानव का विकास भी हो रहा है। एक और बात, इसी को नवनिश्चयवाद की जब हम विचारधारा पढ़ते हैं तो आप इसको टिकाऊ विकास से जोड़कर भी पढ़ सकते हो, जिसमें प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता और आदमी का विकास भी हो जाता है। ठीक है, ये जो मेन है भी आपका, ये बार बार आपकी सीबीएसई पूछने का काम करती है। इसके अलावा जो मानव भूगोल की जो परिभाषा है, वो परिभाषा भी आपसे बार बार पूछी जाती है 1 मार्क्स में। यानी इस चैप्टर में पढ़ने का सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानव भूगोल की प्रकृति है और इसकी परिभाषा है। ठीक है, अगर फिर भी बेटा आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो इसके नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। थैंक यू।